बीकॉम और डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी टैली, एफए, एसएपी और फिनिकल में दक्ष हैं। ऑटोमोबाइल डीलरशिप कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स आदि के इंटरनल ऑडिट्स में वृहद अनुभव और बहुत से इनकम टैक्स असाइनमेंट्स जैसे कंसल्टेंसी और इनकम टैक्स स्क्रूटनी केसेस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी रिपोर्ट ड्राफ्टिंग, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी एक्सपर्टीज रखती हैं। कंसल्टेंट की भूमिका का निर्वहन कर रही सीए सुरभि गोयल जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं सुरभि गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है उसका टॉपिक है सेविंग टैक्सेस, फाइनेंशियल प्लान्स एंड कंसिडरेशंस फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज। ये बहुत ही एक यूजफुल टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे, या बहुत ही जनरल टॉपिक है जो हर सैलरीड इंडिविजुअल के यूज़ का है। जो भी सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं जो टैक्स लिमिट्स में हैं, उनकी ये क्वेरी होती है कि हम अपने टैक्सेस कैसे प्लान करें, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कैसे प्लान करें कि हमारे टैक्स लाइबिलिटीज़ मिनिमाइज हो पाएँ, कम से कम हो पाएँ। तो इस बारे में हमारा आज का सेशन है जिसमें हम कई सारे सेक्शंस जानेंगे इनकम टैक्स एक्ट के, कई सारे तरीके जानेंगे जिसमें हम अगर उस तरीके से इन्वेस्ट करें, अपनी सैलरी इनकम को उस तरीके से कैटेगराइज करवाएं रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, तो हम काफ़ी हद तक अपने टैक्सेस को प्लान कर पाएंगे, मिनिमाइज कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में अपने सेशन में। सबसे पहली चीज़ तो हमारा जो आज का सेशन है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट। ऑब्वियसली जब हम अर्न करते हैं तो बहुत ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है अर्न करना उतना ही ज़रूरी है उस पैसे के लिए प्लान करना। कितना हमें स्पेंड करना है, कितना हमें इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करना है, टैक्सेस को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इन जनरल अगर हम देखें तो बिजनेसमैन के केस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने टैक्स लाइबिलिटीज़ को कम करने के लिए। कुछ तरह के एक्सपेंसेस हैं अगर वो ले जाएं अपनी बुक्स में तो आपकी टैक्स लाइबिलिटीज़ कम हो जाती हैं। बट सैलरीड एम्प्लॉयज़ के केस में जितनी उनकी सैलरी है उतना पूरा टैक्सेबल हो जाती है इन नॉर्मल सिनेरियो। तो सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने टैक्सेस को प्लान करना, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना। एंड एज वी नो कि एक ह्यूमन लाइफ का जो एक्टिव स्पैन होता है अर्न करने का वो काफ़ी कम होता है जब हम उसकी उम्र कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल इंडिविजुअल की लाइफ होती है 70 ईयर, 75 ईयर, और उसकी जो वर्किंग लाइफ होती है वो जनरली 35 ईयर्स तक ही होती है। 24-25 की उम्र में इंसान काम करना शुरू करता है एंड 60-61 में उसका रिटायरमेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो 35 ईयर्स रहती है। इसका मतलब है कि हमारे रिटायरमेंट के बाद भी हमें काफ़ी टाइम तक फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमें अपनी वर्किंग लाइफ के दौरान ही अपने फंड्स को, रिटायरमेंट फंड्स को जनरेट करना है, प्लान करना है, ताकि आफ्टर एम्प्लॉयमेंट हमें दिक्कत ना आए। Thus, it becomes important to save and invest while working and investing after a well research, well planned study। ऐसे ही नहीं कि हाँ ठीक है हमारे किसी फला दोस्त ने यहाँ इन्वेस्ट किया तो हम भी इन्वेस्ट कर लेते हैं। बिकॉज सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, सबके बेस अलग हैं। ये बहुत ही सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट का। हो सकता है किसी क्या एक एंसेस्ट्रल बैकअप है तो उसकी सेविंग की रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी, और हो सकता है कि कोई सोल ब्रेड अर्नर हो अपनी फैमिली का तो उसकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी। तो इसलिए ये केस टू केस डिपेंड करता है कि हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी इन्वेस्टमेंट्स लेनी चाहिए जहाँ रिस्क है, जहाँ पे रिस्क कम है, मिटिगेट कर सकते हैं। इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। देन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है आज के स्टडी का, आज के सेशन का, टू अंडरस्टैंड फाइनेंशियल प्लानिंग डन बाय सैलरीड एम्प्लॉयज़। हम सैलरीड एम्प्लॉयज़ की फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से वो अपनी सैलरी में से
कौन सी एग्जेम्पशंस डिडक्शंस ले करके टैक्स को सेव कर सकते हैं. टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग अबाउट दी अमंग दी वर्किंग क्लास पीपल. जो वर्किंग क्लास सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं उनमें एक अवेयरनेस लाने के लिए. टू अंडरस्टैंड सेविंग इन्वेस्टमेंट बिहेवियर ऑफ द सैलरीड एम्प्लॉयज. टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग. बहुत ज़रूरी है किसी भी सैलरीड एम्प्लॉय के लिए अपने टैक्स को प्लान करना. एंड टैक्स की प्लानिंग इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त नहीं होती है, ड्यूरिंग द ईयर जब फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है तब से होती है. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमारी जो सैलरी है वो है 8 लाख रुपीज़ 9 लाख रुपीज़ पर ईयर, और हमने सारे डिडक्शंस ले लिए, ATC, ATD, एजुकेशन लोन, सब चीज़ों के, और हम मान लीजिए आ जाते हैं 5,20,000 के नेट पर. आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी डिडक्शंस जो हम एलिजिबल हैं, 5,20,000 पे आ गए. अब 5,20,000 पे रफली करीब आपका टैक्स आ जाएगा 16-18 हज़ार रुपए के बीच में. अब अगर हमको यही पता होता कि 16-18 हज़ार का टैक्स आ जाएगा, तो हम 20,000 या 25,000 रुपए के लिए कुछ और अगर प्लान कर लेते कि जो हम डिडक्शन में ले सकते हैं, अपनी सेविंग में ले सकते हैं, तो हम 5 लाख के नीचे आ जाते और हमारा टैक्स लायबिलिटी पूरा ज़ीरो हो जाता ड्यू टू रिबेट. जो 87A की रिबेट है ओल्ड रिजीम में सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, उसकी वजह से हमारा टैक्स पूरा ज़ीरो हो जाता अगर हम 20-25 हज़ार के लिए प्लान कर लेते ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जिसका हम रिटर्न भर रहे हैं. यही चीज़ जब रिटर्न भरते वक्त हमें दिखती है तो उस समय हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज फाइनेंशियल ईयर एंड हो चुका है और उस समय तक आप एलिजिबल नहीं हो सेव करने के लिए. अगर हम लोग बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 24 से लेकर के 31 मार्च 25 तक, फाइनेंशियल ईयर 24-25 तक, तो हमें सारी इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स 24-25 की इन्हीं डेट्स के बीच में करनी है. जबकि इसका जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो जुलाई 25 में जाएगा, बट हमें जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इन्हीं डेट्स के अंदर करनी है टू बी एलिजिबल फॉर डिडक्शंस. टू गेन नॉलेज अबाउट वेरियस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, फिर क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए वाइल सेविंग टैक्सेस. एक एजेंडा हमारा ये है आज की स्टडी का. टू अंडरस्टैंड हाउ सेविंग्स कैन बी इंक्रीज्ड फॉर द फ्यूचर यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, कि हम किस तरीके से सेविंग्स इंक्रीज कर सकते हैं, पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं. टू फाइंड आउट द मोस्ट सूटेबल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर सैलरीड इन्वेस्टर्स. टू एग्जामिन द अमाउंट सेव्ड बाय यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट. ये हमारा ऑब्जेक्टिव है आज की स्टडी का, आज के सेशन का. आइए शुरू करते हैं. शुरू हम LTC से नहीं करेंगे, हम पहले अपनी जो ये सेशन है इसको 2 पार्ट्स में कहीं ना कहीं डिवाइड कर लेते हैं. 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है कि सबसे पहले हम उन डिडक्शंस के बारे में समझेंगे जो एक्सक्लूसिवली एक सैलरीड एम्प्लॉय को मिलती है. जैसे वन ऑफ द थिंग्स इज LTC, लीव ट्रैवल कंसेशन. तो जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन है, देन HRA है, देन कुछ सेक्शन 10 सब क्लॉज सब सेक्शन 14 के कुछ डिडक्शंस हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, रिसर्च अलाउंस. ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक्सक्लूसिवली सैलरीड एम्प्लॉयज़ को ही मिलते हैं. उनके बारे में जानेंगे. उसके बाद हम उन डिडक्शंस के बारे में जानेंगे जो चैप्टर 6A के डिडक्शंस हैं बेसिकली, जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय या फिर बिजनेस एम्प्लॉय कोई भी अवेल कर सकता है. तो सबसे पहले आता है लीव ट्रैवल कंसेशन. लीव ट्रैवल कंसेशन बेसिकली ऐसा अमाउंट है जो कि जैसे एम्प्लॉयज़ को अगर LTC के नाम का कोई पैसा मिलता है अपने एम्प्लॉयर से घूमने जाने के लिए, तो लीव ट्रैवल कंसेशन में आप 4 साल में 2 बार इसका डिडक्शन ले सकते हैं. इसको 4 साल के ब्लॉक में बांटा गया है कि इन अ ब्लॉक ऑफ 4 years आप टोटल 2 बार ही डिडक्शन ले सकते हैं. तो इसलिए आप जो अपनी वेकेशंस हैं उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं. इसमें जो डिडक्शन का अमाउंट है वो मैक्सिमम जितना आपको रिसीव हो रहा है आपके एम्प्लॉयर से उतना ही रहेगा, एंड कंपेयर टू जितना आपने स्पेंड किया है. फॉर एग्जाम्पल, आपके एम्प्लॉयर ने आपको 80,000 रुपीज़ LTC के नाम के दिए और आपका खर्चा सिर्फ 64,000 का हुआ है, तो आपको 64,000 रुपीज़ का ही डिडक्शन मिलेगा. अब वो 64,000 कौन से होंगे? क्या एयर टिकट्स, बस टिकट्स, ट्रेन टिकट्स प्लस साइट सीइंग प्लस शॉपिंग प्लस फूडिंग सब चीज़ों का होगा? नो. सिर्फ और सिर्फ
फ्लाइट टिकट्स या ट्रेन टिकट्स या बस टिकट्स की ही होती है। अगेन फ्लाइट में बिजनेस क्लास फ्लाइट्स की अलाउड नहीं होती है, इकोनॉमी क्लास की अलाउड होती है। वैसे ही बस में भी एक सर्टेन लेवल तक की अलाउड होती है, एंड ट्रेन में भी ऐसा ही होता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रैवलिंग कॉस्ट इसमें अलाउड होती है, जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं लीव ट्रैवल कंसेशन के अंदर। इसमें जो बेनिफिट है वो आप अपनी ट्रैवल का ले सकते हैं, अपने स्पाउस के साथ जो आप ट्रैवल कर रहे हैं उसका ले सकते हैं, एंड अपने चिल्ड्रन का ले सकते हैं, चिल्ड्रन अप टू द लिमिट ऑफ 2। तो आप इसमें बेसिकली अगर एक फुल फ्लेजेड फैमिली है तो 4 लोगों का रिडक्शन ले सकते हैं। इन केस आपके ट्विन्स हैं, तो अगर आपके फर्स्ट बर्थ पे ट्विन्स हैं तो आप उनका ले सकते हैं और थर्ड चाइल्ड का नहीं मिलेगा। और अगर आपके फर्स्ट बर्थ में सिंगल चाइल्ड है और सेकेंड बर्थ में ट्विन्स हैं, तो उस केस में आपको तीनों लोगों का डिडक्शन मिल जाएगा, मतलब 5 लोगों का डिडक्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से लीव ट्रैवल कंसेशन का एक डिडक्शन है जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से ले सकता है इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स 2 टाइम्स। और ये एक सिंगल जर्नी का होता है, ऐसा नहीं है कि अगर हम इस साल में 2 बार गए, एक बार हम एक जगह वेकेशन पे गए, दूसरी बार हम दूसरी जगह पे गए 4-6 महीने बाद, तो हमको दोनों का टोटल करके मिलेगा, नहीं। इट इज़ फॉर 1 ट्रिप। आप एक ट्रिप में अगर जा रहे हैं, कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं, या आप 3 दिन एक जगह रुक करके दूसरी जगह की फ्लाइट लेके फिर जा रहे हैं और फिर वापस अपने होम टाउन आ रहे हैं जहाँ भी आप रहते हैं, तो उस केस में आपको मिल जाएगा पूरी फुल ट्रिप का जो भी ट्रैवलिंग है। बट अगर आप 2 अलग अलग टाइम पीरियड पे जा रहे हैं अलग अलग जगह, तो नहीं मिलेगा। Leave travel concession is an exemption that salaried employee receive from their employer to travel on leave. Some of them are employees must go on an actual journey. ऐसा नहीं है कि अगर ये हमें रिसीव हो रहा है तो हमें इसका डिडक्शन मिल ही जाएगा, नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि आपने एक्चुअली ट्रैवल किया हो, आपके पास टिकट्स हो प्रूफ के तौर पे। Only domestic travel expenses are considered under leave travel concession. Tax savings for salaried employees apply on actual travel cost like bus, rail, but not on miscellaneous expenses just like local sightseeing. तो घूमने फिरने पर जो होता है लोकली, उस पर नहीं मिलता है कि आपने वहाँ पे कैब करी और आपने फेरी करी या जो भी है। आपको जो मोड मेन है जहाँ आप एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल कर रहे हैं, उसका आपको रिम्बर्समेंट मिलता है, उसका आपको डिडक्शन मिलता है। You should also know that LTC cannot be treated as a tax-free income every year or for the Income Tax Act. It is only allowed twice in a block of 4 years. आप 4 सालों में 2 बार ले सकते हैं। Then moving ahead, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम को हम अभी टेकअप नहीं कर रहे हैं, हम सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन में करेंगे टेकअप, जहाँ पर हम आफ्टर अराइविंग एट ग्रॉस टोटल इनकम हम और डिडक्शंस क्या ले सकते हैं उसमें हम टेकअप करेंगे। अब हम आते हैं अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 सब क्लॉज 1। कुछ अलाउंसेस हैं जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं अपने एम्प्लॉयर से, और ये टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं। सबसे पहली चीज़ है डेली अलाउंस। डेली अलाउंस जब एम्प्लॉय को किसी दूसरी लोकेशन पे शिफ्ट किया जाता है तो उसको अपनी एक्सपेंसेस के लिए कुछ पर मंथ का डेली अलाउंस 800 रुपये 900 रुपये हो सकता है, या जो भी मिलता हो, तो 800 रुपये 900 रुपये डिफरेंट जगह के लिए डिफरेंट अमाउंट सेटअप है। जैसे अगर सियाचिन पे प्लेस्ड है तो 7,000 रुपये महीने का डिडक्शन है। अगर कोई भी जगह इन जनरल 1000 फीट ऊपर है सी लेवल से, तो वहाँ के लिए 800 रुपये, या इस तरीके से प्रिस्क्राइब्ड है अमाउंट्स कि आपको फिक्स्ड कितना अलाउंस मिलेगा मंथली। हेल्पर ड्राइवर अलाउंस, अगर आपको ड्राइवर या हेल्पर दिया हुआ है कंपनी ने उसका अलाउंस। अकेडमिक अलाउंस, अगर आप कुछ रिसर्च वर्क परस्यू कर रहे हैं, आपने कुछ बुक्स खरीदी हैं रिसर्च के लिए, आपने कोई फीस पे करी हुई है और आपको रिसर्च अलाउंस मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, तो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं, उसका रिडक्शन ले सकते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस, अगर आपको कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहन के जानी होती है अपनी जॉब पर, तो आपको उसका अलाउंस अगर मिलता है, आपने उसका जो भी एक्सपेंस किया हुआ है आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं। ATC अगेन हम सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन में कवर्ड करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक एडहॉक डिडक्शन है जो कि पहले होता था, 2005 तक भी स्टैंडर्ड डिडक्शन था, फिर अबॉलिश कर दिया गया था और इसको दोबारा लेके आया गया है। तो
जब ये अबॉलिश हो गया था तो उस टाइम पे एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस था जो कि 1600 रुपये महीने के हिसाब से था, एंड एक मेडिकल रीइंबर्समेंट का था 15,000 रुपये साल के हिसाब से। तो इन दोनों को हटा करके एक एडहॉक अलाउंस लेकर के आए, डिडक्शन लेकर के आए, जो कि 50,000 रुपये है करंट में। पहले ये 40,000 रुपये था, इसको बढ़ा करके 50,000 किया गया। इसको लाने का ये पर्पस रहा, ये मोटिव रहा कि पहले होता था कि हमें रीइंबर्समेंट के तौर पे कैलकुलेट करना है, तो ईज लाने के लिए जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं उनको, ताकि कोई पर्चा ना मेंटेन करना पड़े मेडिकल एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट के लिए या ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए, बस का पास वगैरह, पेट्रोल स्लिप्स वगैरह। तो इसलिए उन सबको हटा करके एक जनरल डिडक्शन लेकर के आए 50,000 रुपये की एडहॉक, जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं, और ये इनकम टैक्स के ओल्ड रजीम में सभी को अवेलेबल है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसने कितना भी मेडिकल पे रिम्बर्समेंट लिया हो, कितना भी ट्रांसपोर्ट पर लिया हो, उसको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। देन रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इसको भी हम सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन में कवर करेंगे। देन कम्स हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंस है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। जनरली हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग अपने होम टाउन से अलग जा कर के दूसरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं या फिर और शहरों में काम करते हैं। तो हाउस रेंट अलाउंस बेसिकली इसलिए होता है कि आप जो वहाँ पे रेंट पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट आपको कुछ मिल जाए अपने टैक्स डिडक्शन के लिए। जो आपकी सैलरी टैक्सेबल हो रही है उसमें से आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए, लेस हो जाए, बिकॉज यू पे अ सर्टेन पोर्शन ऑफ योर सैलरी एज रेंट। तो हाउस रेंट अलाउंस, जब आपका एम्प्लॉयर, अगर आप अपनी सैलरी स्लिप ठीक से पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको उसमें अलग अलग कॉम्पोनेंट्स दिखेंगे सैलरी के, जैसे बेसिक, देन डियरनेस अलाउंस जो कि महंगाई भत्ता के नाम से होता है, देन हाउस रेंट अलाउंस होता है। उसके अलावा अगर आपको LTC मिल रहा है या फिर आपको रिसर्च अलाउंस मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, कार अलाउंस है, ड्राइवर अलाउंस है, या अदर पर्क्विजिट्स है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट बेसिकली जो होता है वो आपका बेसिक सैलरी, आपका डियरनेस अलाउंस, आपका हाउस रेंट अलाउंस। तो हाउस रेंट अलाउंस जो कंपोनेंट है, आपको जितना भी मिल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको 10,000 रुपये महीने आपकी आपकी सैलरी है 50,000 रुपये, आपको 10 से 12,000 रुपये उसमें से हाउस रेंट अलाउंस के नाम का मिलता है। तो दैट मीन्स मैक्सिमम आप 12,000 रुपये तक का डिडक्शन पर मंथ इंटू 12, 1,44,000 के हिसाब से क्लेम कर सकते हैं। बट ऐसे एग्जैक्टली ईजी नहीं है इसको कैलकुलेट करना। कुछ कंडीशंस हैं, ये 3 कंडीशंस हैं HRA को कैलकुलेट करने के लिए। तो इनमें से जो मिनिमम अमाउंट आता है तीनों पे कैलकुलेट करने के लिए, वो एलिजिबल होता है टैक्स डिडक्शन के लिए। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। Individuals living in rented accommodation can avail tax benefits for salaried employees as per the related rules. House rent allowance, a part of employees' salary structure, is not fully taxable, leading to income tax deductions for salaried employees. The amount of exemption is least of the following. इन तीनों में जो सबसे कम होता है उतना होता है। Actual HRA received, मान लेते हैं कि हमारी 50,000 की सैलरी है और हमको 10,000 रुपये का HRA मिलता है महीने का। तो मतलब है एक्चुअल HRA रिसीव आपका हो गया 1,20,000 का। देन 40% ऑफ द सैलरी, 50% इफ सिचुएटेड इन मुंबई, कैलकाटा, दिल्ली और मद्रास। तो जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उसके लिए 50% है और अदरवाइज 40% है ऑफ द सैलरी। ऑफ द सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस DA। तो हम ये मान रहे हैं कि 50,000 रुपये की हमारी सैलरी है जिसमें 3 ही कंपोनेंट्स हैं, बेसिक प्लस DA आपका 40,000 का है और 10,000 आपका हाउस रेंट अलाउंस है। हम ये मान करके अपनी कैलकुलेशंस एक बार समझते हैं केस को सिंपल रखने के लिए। तो अब मेरी सैलरी का 50% या 40%, हम 50% ले लेते हैं, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 40,000 का 50% होता है 20,000, 20,000 इंटू 12, 2,40,000 रुपये। तो बी केस में निकल गया हमारा जो अमाउंट है वो 2,40,000 निकल गया, बिकॉज बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस उसका 50%, दैट इज 40,000 का 50% होता है 20,000 रुपये। 20,000 इंटू
12 महीने होते हैं साल के, तो 2,40,000 आ गया। देन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। मान लेते हैं हमारा जो रेंट है वो 10,000 है या 12,000 है, 12,000 के हिसाब से मान लेते हैं कि हमारा 12,000 रुपए का रेंट है। तो 12,000 का आपका रेंट हो गया माइनस 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी का मतलब था हमारा यहाँ पे बेसिक प्लस डीए। तो 10% 40,000 का हो गया 4,000 रुपए। 12 में से 4 गए, बचे आपके 8,000 इंटू 12, दैट इज 96,000। तो 96,000 रुपीज का आपका तीसरी कंडीशन का अमाउंट आ गया। अब लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज 96,000, दैट मीन्स कि आपको एचआरए जो रिसीव हो रहा है अपनी कंपनी से वो 1,20,000 का आ रहा है, और आपको उसमें जो डिडक्शन है आउट ऑफ 1,20,000, 96,000 की मिल जाएगी इन द नेम ऑफ एचआरए, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। तो ये एक मेजर एग्जेम्पशन है सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए, जो कि अन्य सोर्स ऑफ इनकम में नहीं मिलती है। अगर आप बिजनेस सोर्स में हैं या फिर अदर सोर्सेज में हैं, कैपिटल गेन्स में हैं, तो नहीं मिलती है, सैलरीड वालों को मिलती है। हम आते हैं आगे और देखते हैं कि और सैलरी में से क्या डिडक्शंस हैं जो कि एम्प्लॉयज अवेल कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, रीइंबर्समेंट एग्जेम्प्टेड। कुछ रीइंबर्समेंट्स हैं जो कि एम्प्लॉयज अपनी सैलरी में से क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम का चलन है, तो फिर आप जो आपने घर पे इंटरनेट लगवा रखा है ऑफिस का काम करने के लिए, या मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, उसके बिल्स दे करके आप उसकी एग्जेम्पशन ले सकते हैं, रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकते हैं। बुक्स एंड पीरियोडिकल्स जो आप मंगवाते हैं अपने आप को अपडेट रखने के लिए, उसका डिडक्शन ले सकते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E, अगेन ये एक जनरल डिडक्शन है, बट ये ज़्यादातर सैलरीड एम्प्लॉयज़ के ही काम आता है। इसको इसलिए अभी देख लेते हैं क्या है। 80E जो सेक्शन है वो डील करता है एजुकेशन लोन से। कोई एम्प्लॉई जब अपनी पढ़ाई के लिए या फिर अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अपने स्पाउस की पढ़ाई के लिए कोई एजुकेशन लोन लेता है, और उसके रीपेमेंट के दौरान जितना भी इंटरेस्ट होता है वो पूरा का पूरा आपकी इनकम में से घट जाता है। कोई भी कैप नहीं है, जैसे एटीसी में 1.5 लाख का कैप है, या और भी चीज़ों में कोई कैप है, 50,000 का स्टैंड डिडक्शन है, कैप है। इसमें कोई भी कैप नहीं है एटीई में। तो आपने जितना भी ईएमआईज पे करी, उसमें जितना भी इंटरेस्ट पोर्शन है वो पूरा का पूरा आपका डिडक्शन हो जाता है जब आप एजुकेशन लोन का रीपेमेंट करते हैं। कुछ कंडीशंस हैं इसमें। पहली चीज़ कि एजुकेशन लोन आपका किसी भी पढ़ाई के लिए हो सकता है, चाहे आप इंडिया में कर रहे हो चाहे आप बाहर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी ही पढ़ाई के लिए लोन लिया, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में, और आपका लोन आपने लिया और आपको 2 साल का या 3 साल का मोरेटोरियम पीरियड मिल गया, मतलब जिसमें आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे और आपको जॉब ढूंढने में जो समय लगेगा। तो 3 साल के बाद आपका रीपेमेंट शुरू होता है। आपने लोन लिया अपनी पढ़ाई के लिए, आपकी जॉब लग गई 3 साल बाद, आपने रीपेमेंट शुरू किया, और आपका जो लोन का टेन्योर है वो रीपेमेंट का 8 साल से ज़्यादा है। तो आपको जो डिडक्शन है वो 8 साल तक की ही मिलेगी। इसमें जो मैक्सिमम कैप है डिडक्शन की वो 8 ईयर्स तक है। तो जनरली एडवाइस यही रहता है कि आप 8 साल के ऊपर का अपना टेन्योर ना बनवाएं, 8 साल या उससे कम का करवाएं टेन्योर। 8 साल से कम है तो जितने टाइम तक लोन चलेगा उतने टाइम तक डिडक्शन मिलेगी। 8 साल से ज़्यादा है तो आपको अप टू 8 ईयर्स तक की ही डिडक्शन मिलेगी। ये लोन आप अपने लिए भी ले सकते हैं, अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं, अपनी वाइफ के लिए ले सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए ले सकते हैं, किन्हीं के लिए भी ले सकते हैं जिनके लिए ये रिडक्शन अलाउड है। If the loan is taken by individual for any study in India or outside India, then they can claim this deduction. और इंटरेस्ट पोर्शन जो है वही सिर्फ अलाउड होता है विदाउट एनी कैप। एंटायर इंटरेस्ट इज डिडक्टेबल इन द ईयर इन विच इंडिविजुअल स्टार्ट्स टू पे इंटरेस्ट। देन ग्रेचुइटी का एग्जेम्पशन होता है। जो एम्प्लॉयज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या इस तरह की जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, उनको जितना भी ग्रेचुइटी मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो सारा का सारा टैक्स फ्री है एम्प्लॉय के हैंड में। और इन अदर केसेस मैक्सिमम 20 लाख रुपीज़ तक का एग्जेम्प्ट है। अगर 20 लाख के ऊपर है तो फिर कैलकुलेशन की कंडीशंस है। अदरवाइज जो आपको ग्रेचुइटी मिलती है उसका मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट है ही। देन मील कूपन्स जो आपके एम्प्लॉयर आपको देते हैं, सोडेक्सो के कूपन्स देते हैं, इन सब चीज़ों के,
ये आपके एग्जेम्प्ट हैं अप टू ₹2600 पर मंथ, जो कि आपको एक तरीके से फूड अलाउंस की तरीके से काम करते हैं। देन डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज, अगेन ये हम सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेशन में कवर करेंगे, बिकॉज ये ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद का इफेक्ट देता है। होम लोन वाली चीज हम अभी कवर करेंगे, ये स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉयज को नहीं है, ये सभी लोगों को इन जनरल अलाउड होती है होम लोन की। जो एग्जेम्पशन है इसमें, अगर आप कोई भी घर खरीदते हैं और उसको लोन पर लेते हैं, और लोन का जब आप रीपेमेंट करते हैं, तो रीपेमेंट में जितना भी इंटरेस्ट पोर्शन है अप टू ₹2 लाख वो डिडक्ट हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है, आपकी टैक्सेबल इनकम में से माइनस हो जाता है। तो आप उसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी अर्न करते हैं एंड यू वांट टू इन्वेस्ट इन रियल स्टेट, यू वांट टू बाय प्रॉपर्टीज फॉर योर रिटायरमेंट टू जनरेट पैसिव इनकम, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम इज अ बेस्ट सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। आपको एक तो प्रॉपर्टी खरीदने को मिलती है, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती है टाइम के साथ साथ, इन जनरल हम लोगों ने देखा हुआ है, एंड आपको 6 to 7% तक के रिटर्न्स के लिए वो आपको रेंटल देती जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है पैसिव इनकम का, रेंटल्स। तो आपको रेंटल्स क्रिएट करने के लिए आप जो भी प्रॉपर्टी लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, उस पर आपको होम लोन वाला डिडक्शन सेक्शन 24B का अप टू ₹2 लाख मिल जाता है। ये एक मैसिव डिडक्शन है जो कि इंडिविजुअल्स अवेल कर सकते हैं। You can claim a tax deduction for home loan EMI up to ₹2 lakh. 2 lakh for interest portion, not of total EMI. For example, आप 30,000 की EMI पे करते हैं और 3,60,000 में से आपका इंटरेस्ट 1,80,000 का ही है, तो आप 1,80,000 ही क्लेम कर पाएंगे। प्रिंसिपल पोर्शन का रीपेमेंट आप 80C सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं। लोन मस्ट बी टू acquire, construct, repair, renew or reconstruct the property. Moreover, you can claim the tax deduction of principal amount repayment under section 80C up to ₹1.5 lakh. तो आप इस सेक्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे इन जनरल कोई भी इंसान चाहता है कि वो एक हाउस ओन करे अपने लिए, ताकि अपने रिटायरमेंट में उसको रेंटल्स की चिंता ना हो। तो ये एक बहुत अच्छा सेक्शन है जिसमें आप जब अपना हाउस ओन करने के लिए इन जनरली लोन लेना ही पड़ता है, बिकॉज हाउस रिक्वायर्स अ बिग सम ऑफ मनी, एंड वो बिग सम आप अपने इनिशियल ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं जोड़ पाते हैं। तो आप 20-30% तो पे करके बाकी 70% के लिए जब लोन लेते हैं, तो उस लोन की EMI का इंटरेस्ट आपको यहाँ एग्जेम्प्ट मिल जाता है। तो इन केस आप 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और आप 30% टैक्स स्लैब में हैं, सो आपको एक मेजर सेविंग हो जाती है अगर हम देखें एडहॉक एटलीस्ट 64-65,000 रुपीज़ की। सो काफ़ी बेनिफिशियल है ये सेक्शन आपके टैक्सेस को सेव करने के लिए। एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन के बारे में हमने भी देखा था सेक्शन 80E में कि किस तरीके से एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट पार्ट पूरा का पूरा आपके सैलरी इनकम में से या आपकी कोई और भी इनकम है उन सब में से जोड़ करके पूरा इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाता है। इस पे एक ध्यान रखने वाली बात ये है होम लोन में, एजुकेशन लोन में 80E के लिए, कि ये लोन आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से ही लिया हो, चाहे बैंक है, NBFC है। अगर आपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव से ले रखा है इंटरेस्ट पर, तो उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। जब आप बैंक से लेते हैं, किसी NBFC से लेते हैं, तभी आपको उस पर डिडक्शन है। आप उससे ईयर एंड पे अपना सर्टिफिकेट ले कि आपने कितना इंटरेस्ट पे किया हुआ है होम लोन पे, ताकि आपके पास एक डॉक्यूमेंट प्रूफ बना रहे। अब हम आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन लोन के बाद उन डिडक्शंस पे आते हैं जो कि आपको आपकी सैलरी इनकम जब आपकी नेट आ जाएगी आफ्टर डिडक्टिंग हाउस रेंट अलाउंस, डेली अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इन सब के बाद जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती है, जिसमें से आपका जो आपने होम लोन पे इंटरेस्ट पे कर रखा है उसके डिडक्शन के बाद जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आती है, तब आपको कौन से डिडक्शंस मिलेंगे, अब उनकी बात करते हैं। सबसे पहला डिडक्शन आता है सेक्शन 80C का। इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए की है। यू कैन सेव टैक्स ऑन सैलरी इनकम फ्रॉम दिस सेक्शन अलोन। कहने का ये मतलब है कि अगर आपकी सैलरी की रेंज 6.5 लाख रुपए तक है, तो आप सिर्फ इसमें 1.5 लाख रुपए डाल करके ही अच्छा खासा टैक्स सेव कर सकते हैं और टैक्स फ्री हो सकते हैं। डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आर देयर।
अब क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहली चीज़ तो आप लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, अगर खासकर वो अगर सोल ब्रेड अर्नर है अपनी फैमिली के लिए, तो एक प्लेन टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका डेथ कवर हो कि आपकी डेथ पे आपकी फैमिली को इतना सम मिल जाएगा, चाहे वो 50 लाख्स हो, 1 सीआर हो, जो भी हो, ताकि वो उनकी आपकी डेथ के बाद लाइफ उतनी मुश्किल नहीं करेगा। फाइनेंशियल लॉस और इमोशनल लॉस 2 चीज़ें हैं। इमोशनल लॉस बेयर करना होगा, बट एटलीस्ट जो फाइनेंशियल डैमेज होता है, उससे सिक्योर रहेंगे कुछ समय के लिए। तो एक प्लेन टर्म इंश्योरेंस होना बिना किसी एडिशनल कवर के लिए, जिसमें प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, उन सब पे ना जा कर के एक प्लेन टर्म इंश्योरेंस होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टर्म इंश्योरेंस का आपको जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं, वो आपका एटीसी में कवर्ड है। देन अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी लेते हैं, एलआईसी की, तो आपका जो भी प्रीमियम है वो यहाँ पे कवर्ड है। उसके बाद आपका एम्प्लॉयर जब आपका पीएफ डिडक्ट करता है, जो कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ अकाउंट होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, आपका वो जो कंट्रीब्यूशन है वो भी टैक्स डिडक्टेबल है अंडर सेक्शन 80C। देन अगर आप ईपीएफ के अलावा आपने किसी सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो उसमें आप जितना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो भी आपका टैक्स डिडक्शन में आता है अंडर सेक्शन 80C। ये बात एक मेंशन करने वाली इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि ये सारे ही जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, इन सब की क्यूमुलेटिव फिगर टोटल 1.5 लाख रुपए तक की ही अलाउड है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट चाहे 2 लाख का किया हो, 5 लाख का किया हो, 10 लाख का किया हो, जो आपको सेविंग्स मिलेंगी इसमें वो 1.5 लाख रुपए तक की ही मिलेंगी। देन इसके बाद अगर आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको इसमें डिडक्शन मिल जाएगा 80C में। अगर आपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट में डिपॉजिट किया हुआ है अपने बेटी के फ्यूचर के लिए, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी 80C में। ईएलएसएस, जिसको हम इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम बोलते हैं, या जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनमें 3 साल का लॉक इन पीरियड ज़रूर होता है, पर आपको इसमें डिडक्शन मिल जाती है 1.5 लाख रुपए की। दूसरी चीज़, ये कुछ हद तक एफडीआर से बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको एफडीआर से लॉन्गर टर्म में ज़्यादा रिटर्न मिलता है। देन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, 5 इयर्स पोस्ट ऑफिस और बैंक डिपॉजिट्स, जो आप एफडीआर्स करते हैं बैंक में, अगर उनका जो टाइम है वो 5 साल या उससे ज़्यादा है, तो आपको एटीसी में बेनिफिट मिलेगा। देन आप अपने बच्चों के लिए जो ट्यूशन फीस भरते हैं, स्कूल फीस भरते हैं, उसमें जो ट्यूशन फी का कंपोनेंट होता है, उसका बेनिफिट मिलेगा आपको एटीसी में। अगर आपने जो होम लोन ले रखा था, जिसकी हमने बात करी थी, उसका जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है उसका रिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट के रीपेमेंट के लिए आपको 2 लाख रुपए तक की अलग अलाउंस है, और प्रिंसिपल पोर्शन एटीसी में ही कवर्ड है, जिसमें आपको अप टू ₹1.5 लाख रुपए तक की टोटल में अलाउंस है। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ द हाउस, अगर आपने कोई घर खरीदा, लोन पे नहीं था, पर उसमें आपने जो स्टैम्प ड्यूटी पे करी या जो आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे करी, उसका आपको इसमें डिडक्शन मिल जाएगा। अपनी बात को और एम्फसाइज करने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू मान लेते हैं आपने सुकन्या समृद्धि योजना में 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, आपने म्यूचुअल फंड्स में 80,000 रुपए डाले, जो आपके इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें आपने 80,000 डाले। आपके एम्प्लॉयर ने आपका 12,000 रुपए का ईपीएफ डिडक्ट कर रखा है। देन आपके बच्चों की ट्यूशन फीस जाती है 50,000, 30,000 रुपए मान लेते हैं एक बार के लिए, 30,000 रुपए ट्यूशन फीस। तो इन सबको जोड़ करके आ जाता है 1,30,000, 1,60,000, 70,000, 1,72,000 रुपए। इन चारों में जब हमने अलग अलग जो जमा कर रखा है, तो आपको एटीसी में जो टोटल डिडक्शन है वो आपको मिलेगी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की ही, क्योंकि इसमें कैप है 1.5 लाख रुपए का। तो इन जनरल अगर हम देखें तो इसमें ऐसी कोई स्पेशल इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपको करनी पड़ेगी, मजबूरी है, सेव करना है, टैक्स तो करनी पड़ेगी। इन केस यू हैव चिल्ड्रन, ट्यूशन फीस जाएगी ही जाएगी। इन केस
आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट ऑप्शन। आज के समय में हम सब सुन रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में 3 साल आपका लॉक इन भी रहता है, तो अच्छा है कि आप तुरंत पैसे नहीं निकाल लेंगे जमा करने के बाद। तो ये कोई ऐसी भी मेहनत करने वाली इन्वेस्टमेंट्स नहीं है कि जिसके लिए हमें बहुत सोचना पड़े कि भाई इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें अपने पैसे को पता नहीं पैसा मिले ना मिले। सब बहुत नॉर्मल स्कीम्स हैं जो कि आपको फॉर श्योर बेनिफिट देंगी ही देंगी। इन केस यू हैव अ डॉटर, यू शुड इन्वेस्ट फॉर हर इन सुकन्या समृद्धि योजना। इट हैज़ गुड इंटरेस्ट रेट्स, इट इज़ टैक्स एग्जेम्प्ट, और आप अपनी डॉटर को एक अच्छा गिफ्ट देंगे जब वो 21 साल की हो जाएगी। चाहे आप उसको उसकी हायर एजुकेशन के लिए यूज़ करें या किसी भी पर्सनल फंड के लिए यूज़ करें, बट यू विल हैव अ गुड कॉर्पस रेडी। सो दीज ऑल ऑप्शंस जो भी हमने पढ़े, अगर हम घर खरीद रहे हैं तो हमें ऑब्वियसली स्टैम्प ड्यूटी देनी ही देनी है, तो वो डिडक्शन में आ जाती है। हमने होम लोन रीपेमेंट किया है तो होम लोन रीपेमेंट का प्रिंसिपल पार्ट आ जाता है। तो बहुत ही और इन बेसिक केस, मतलब बेसिक इन्वेस्टमेंट के केस में भी इंसान फिक्स डिपॉजिट्स करता है। फिक्स डिपॉजिट्स अगर हमने 5 साल वाली करी हुई हैं तो वो भी यहाँ पर कवर होती हैं। तो बहुत बेसिक इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, एंड आपको शॉर्ट मिलना ही मिलना है पैसा। और एक टर्म इंश्योरेंस, जैसा हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर खासकर अगर आप सोल ब्रेड अर्नर हैं अपनी फैमिली के लिए, तो इनमें इन्वेस्ट करने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए जिसमें आपको सोचना पड़े। हम लोगों ने कम से कम 8-10 ऑप्शंस डिस्कस किए, इसमें आराम से आप 3 से 4 ऑप्शंस जो भी आपको बेस्ट लगे अपने लिए, आप चूज़ करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड पूरे के पूरे 1.5 लाख रुपए का एटलीस्ट डिडक्शन ले सकते हैं अपनी सैलरी से। मूविंग अहेड, 80C के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 80D। 80D आपका हेल्थ इंश्योरेंस के लिए होता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, टैक्स रिबेट अभी हम पढ़ेंगे, हाउस रेंट अलाउंस हम पढ़ चुके हैं, नेशनल पेंशन स्कीम अभी हमने नहीं पढ़ी है, इसको हम 80D के पहले पढ़ लेते हैं। अभी हमने 80C डिस्कस किया जिसमें हम 1.5 लाख रुपए तक आपको बता रहे हैं कि आप कुछ 3-4 चीज़ें भी चूज कर लेंगे तो आपको आराम से 1.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। देन नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो एक फंड है गवर्नमेंट का। अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं मैक्सिमम ₹50,000 तक का, आपको इसमें जो रिडक्शन है वो 50,000 रुपए तक की और मिल जाती है। मतलब 1.5 लाख 80C के हो गए, 2 लाख रुपए आपके 80CCD के हो गए। इसमें आप अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स है, टैक्स फ्री है, जब आप डिपॉजिट करेंगे तब इसमें पैसा आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है नेशनल पेंशन स्कीम जो आप कंसीडर कर सकते हैं अपने टैक्स बेनिफिट्स के लिए, टैक्स एग्जेम्पशन के लिए। हम मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में अब जानते हैं जो कि सेक्शन 80D पे कवर्ड है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हम अगर टैक्स एग्जेम्पशंस की बात ना भी करें कि हमें भाई इन्वेस्ट करना होगा, प्रीमियम देना होगा, पैसा खर्चा होगा, अगर हम वो सब ना सोचें तो एक इंसान को अपनी लाइफ में जो उसके प्लान्ड एक्सपेंसेस हैं, घर का खर्च है, उसके बाद शादी करनी है, फिर घर बनाना है, बच्चों का खर्च होगा, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब प्लान्ड एक्सपेंस है कि घूमने जाना है, कपड़ों पे खर्चा होना है, प्रॉपर्टी लेनी है, ये करना है, वो करना है। बट जो अनप्लान्ड एक्सपेंस है जो कि कैपिटल वाइप आउट करता है वो है हॉस्पिटल के बिल्स। सो यू शुड बी वेरी वेल प्लान्ड फॉर दैट, प्रिपेयर्ड फॉर दैट। इन केस आपने पैसा इकट्ठा कर करके अपना 25 लाख रुपए जोड़ लिया, भगवान ना करे, बट इन केस अगर कोई ऐसी एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए, बीमारी हो जाए कि हमारा 12 लाख रुपए का तो बिल ही आ गया, हमारी सीधे के सीधे कैपिटल आधी वाइप आउट हो गई जो हमने इतनी मेहनत करके जोड़ी थी। सो द बेस्ट वे टू नॉट वाइप आउट आवर कैपिटल इज गेटिंग कवर्ड मेडिकली। मेडिकल इंश्योरेंस होना एक बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहिए। इन केस कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो आपको, आपका ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होगा, आपको आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए रिम्बर्स करेगी। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हद से हद अगर आपका लगा, आपका, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का, तो 30-35 हज़ार रुपए तक लग जाएगा।
उसमें एटलीस्ट आप साल भर में 30-35 हज़ार रुपए दे करके श्योर तो हैं कि अगर कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी आती है जिसमें हेवी बिल्स के चांसेस हैं, तो वो इंश्योरेंस कंपनी देख लेगी। आपको कम से कम आपकी कैपिटल वाइप आउट होने का डर नहीं रहेगा। ये ज़रूर है कि हाँ, अगर कोई ऐसी बीमारी कुछ ऐसा नहीं हुआ तो वो प्रीमियम वेस्ट जाएगा, बट दैट इज़ अ नेग्लिजिबल थिंग व्हेन यू कंपेयर इट विथ सच अ बिग इवेंट। सो मेडिकल इंश्योरेंस इन जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी टैक्स सेविंग पर्पस के लिए तो इसमें है ही अलाउंस, बट इन जनरल जैसे टर्म इंश्योरेंस लेना, टर्म प्लान लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो अर्निंग मेंबर है अपनी फैमिली का। वैसे ही अपनी फैमिली को मेडिकल इंश्योरेंस के थ्रू कवर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें जो टैक्स बेनिफिट्स हैं वो ये है कि अगर आप, आपका स्पाउस, आपके चिल्ड्रन ये 60 के अंदर हैं और आपके चिल्ड्रन आप पे डिपेंडेंट हैं, तो आपको टोटल में 25,000 रुपए तक का डिडक्शन मिलता है फॉर द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम यू पे फॉर यू, योर स्पाउस, योर चिल्ड्रन। प्लस अगर आपके पेरेंट्स आप पर डिपेंडेंट हैं, उनकी अलग से कोई ऐसी इनकम नहीं है कि वो अपना इंश्योरेंस खुद कराते हैं, अगर आप पर वो डिपेंडेंट हैं और आप उनका इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, तो उनके लिए अलग से आपको 25,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। अगर वो 60 के नीचे हैं तो इसका मतलब है 25,000 आपकी फैमिली के लिए, आप, आपका स्पाउस, आपके चिल्ड्रन, प्लस 25,000 आपके माता पिता के लिए, आपको टोटल 50,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। इन केस आपके माता पिता 60 के ऊपर हैं तो उनके लिए आपको 50,000 रुपए तक का इंश्योरेंस प्रीमियम, या अगर उनका कोई इंश्योरेंस नहीं हो रखा है, मेडिकल इंश्योरेंस उनका कोई नहीं है, उनकी आपने हेल्थ पर खर्च कर रखे हैं, आपने मेडिकल एक्सपेंसेस कर रखे हैं, अप टू ₹50,000 का रिडक्शन वहां मिल जाएगा। तो या तो आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा, अगर वो इंश्योर्ड नहीं है तो उनकी हेल्थ के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस करे होंगे मेडिकल एक्सपेंसेस, वो 50,000 प्लस आपकी फैमिली के लिए 25,000, 75,000 का मिल जाएगा अगर माता पिता 60 के ऊपर हैं। इन केस आप भी 60 के ऊपर हैं और आपके पेरेंट्स भी 60 के ऊपर हैं, तो आपको अपने लिए 50,000 और अपने पेरेंट्स के लिए 50,000 अप टू ₹1,00,000 का रिडक्शन मिल जाएगा। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए सेक्शन 80D में कवर्ड है allowance deduction। But apart from all this, it is very important to get yourself covered medically, get yourself अ गुड मेडिकल इंश्योरेंस जो कि आपकी मेजर चीज़ों को कवर करे। Health insurance plan provides financial security to you and your loved ones in medical emergencies or planned hospitalization. Besides safeguarding your financial interest, health insurance is one of the most used tax saving options for salaried employees. In general, premium paid towards health insurance is eligible for income tax deduction for salaried employees subject to 80D के terms पूरे हों। As part of planning income tax for salaried employees, you can benefit more from this provision by paying for health insurance of your spouse, your dependent children and your dependent parents. इसका जो मैक्सिमम डिडक्शन है जैसा हमने बताया 1,00,000 रुपए तक का हो सकता है अगर आप और आपके माता पिता दोनों ही 60 साल के ऊपर हों, दोनों पे ही 50,000 रुपए तक की कैप लगी हुई है, तो टोटल में 1,00,000 रुपए तक का मैक्सिमम आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 80C, 80CCD, सेक्शन 80D हेल्थ इंश्योरेंस, हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन 80E एजुकेशन लोन। इसके पहले हम लोगों ने वो सेक्शंस पढ़े थे जो कि एक्सक्लूसिवली सैलरीड एम्प्लॉयज को मिलते हैं, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, रीइंबर्समेंट्स, ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ मेजर सेक्शंस हैं, प्लस होम लोन का इंटरेस्ट विच इज़ अ मेजर सेक्शन व्हेन यू वांट टू बिल्ड अ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी फॉर यू। सेक्शन 87 की रिबेट पे जाने के लिए हम बेसिक टेबल देख लें किस तरीके से हमारी इनकम कैटेगराइज होती है, हमको कहाँ कहाँ पे एग्जेम्पशन लेने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है 10,00,000 रुपए, जो हम लोगों ने एग्जेम्पशंस पढ़े सेक्शन 1014 के, वो यहाँ पे घट जाते हैं। देन हम लोगों ने LTC देखा, वो घट जाता है, अगर 4 साल में आप 2 ही बार ले सकते हैं। हम लोगों ने HRA देखा था, HRA आपका घट जाएगा। तो ये सब चीजें सैलरी में से घटेंगी, हम फिगर नहीं लेते हैं सैलरी की, उसको तो
इस तरीके से करके हमारी नेट सैलरी की फिगर आ गई। अगर हम मान लें हमारी कोई और इनकम नहीं है, इन केस हमारी कोई और इनकम है तो वो भी आएगी। उसके बाद इसमें से आपका जो सेक्शन 24B का है, जो होम लोन का इंटरेस्ट हमने देखा, वो भी घटेगा इसमें से। जब ये घट जाएगा तो आपकी आएगी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। ग्रॉस टोटल इनकम में से आपके 80C, 80D, 80E, 80CCD, ये सारी चीजें इसमें से घटेंगी। उसके बाद आएगी आपकी टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो अगर आप सैलरी इनकम पर थे, आपने एक्सक्लूसिवली जो सैलरी एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल हैं उनके डिडक्शंस लिए, आपकी फाइनल सैलरी इनकम की फिगर आई। अगर और कोई आपकी इनकम है, रेंट है या अदर सोर्सेज में कोई इनकम है, इंटरेस्ट है, शेयर्स को बेच करके कैपिटल गेन्स हैं, डिविडेंड है, ये सारी चीजें हैं, वो जुड़ेंगी। आपने जो होम लोन पे इंटरेस्ट पे किया वो घटेगा, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। उसमें से जो हम लोगों ने पढ़ा 80C, 80D, 80E, 80CCD, इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज को अगर आपने डोनेशन दे रखी है अंडर सेक्शन 80G, वो आएगी। 80G एक सेक्शन है जिसमें अगर हमने डोनेशन दे रखी है तो वो भी घटेगी। अगर हमने नेशनल लेवल पार्टीज को दे रखी है, जैसे PM केयर बना था कोविड के समय पर, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को PM रिलीफ फंड, तो 100% ऑफ द डोनेशन एग्जेम्प्ट है। अगर स्पेसिफाइड लिस्ट में नहीं है 100% में, तो 50% ऑफ द अमाउंट एग्जेम्प्ट है। तो ये सारी चीजें घटने के बाद आपकी जो नेट आती है वो आती है नेट टैक्सेबल इनकम, जिसपे आपको फाइनली टैक्स पे करना होता है। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 87A, बिकॉज अब इसका मतलब निकलेगा। जब हम अपनी नेट टैक्सेबल इनकम पर आ जाते हैं तो ऐसे केस में क्या है कि हमारी मान लीजिए नेट टैक्सेबल इनकम आती है 4,97,000 रुपीज। ठीक, तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से, बिकॉज ओल्ड रिजीम में ही ये सारे रिडक्शंस हैं, न्यू रिजीम में तो रिडक्शंस ही नहीं है, तो जब हम 4,97,000 पे आते हैं, वैसे तो 2.5 लाख रुपए ही एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर 5% का टैक्स है, बट अगर हम 5 लाख के अंदर हैं, हमें 12,500 रुपए का 87A में रिबेट मिल जाता है। तो हमारा 4,97,000 में हम 2.5 लाख घटा देंगे, बचा 2,47,000। उस पर आपका जो 5% का फिगर है दैट विल बी लेस देन 12,500। दैट मीन्स यू हैव टू पे 0 टैक्स। अगर आप 5,05,000 पे आते हैं, ये सब करने के बाद आप 5,05,000 पे आते हैं, उस केस में आपको 12,500 का 87A का कोई रिबेट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस समय आप एग्जेम्पशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो सिर्फ 5,000 की वजह से हमें कम से कम 14,000 का टैक्स देना पड़ जाएगा। तो अच्छा है ना कि अगर हमें पहले से पता हो कि अगर हम ये प्लान कर सकते हैं तो हम 5,000 का डोनेशन दे देंगे 80G ऑर्गेनाइजेशन को, हम PM केयर में डोनेट कर देंगे, ताकि हम 15,000 रुपए का टैक्स ना पे करें, 5,000 हम दान ही कर दें, फिर भी 10,000 रुपए बचा लेंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बिगिनिंग में या ड्यूरिंग द ईयर अपने फाइनेंसेस को सॉर्टेड रखें, ताकि हम अपनी टैक्स सेविंग्स कर पाएं, अपनी जो बेनिफिट्स हैं, एग्जेम्पशंस हैं, लीगली प्रॉपरली विद क्लीन इनकम हम ले पाएं, हमें कोई ऐसा फोर्जरी ना करना पड़े अपने रिटर्न में। तो डिस्पाइट हैविंग सैलरी ऑफ 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख, माइट भी आप हो सकता है 0 टैक्सेस पे कर रहे हो, आप ज्यादातर एग्जेम्पशंस क्लेम कर पा रहे हो, बिकॉज यू हैव प्लान्ड योर इनकम, योर टैक्सेस, योर इन्वेस्टमेंट्स एप्रोप्रिएटली ऑन टाइम। हमने इसीलिए अपने जो सेशन को है वो 2 पार्ट्स में समझा। एक तो ऐसी एग्जेम्पशंस जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉयज़ को ही अवेलेबल हैं, देन दूसरा पार्ट जो कि जो और भी अर्नर्स हैं बिजनेस इनकम या अदर सोर्सेज में, कैपिटल गेन्स में, वो भी रिडक्शन ले सकते हैं। इसके साथ हम 80G सेक्शन और समझ लेते हैं। 80G जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन के लिए होता है, या फिर आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में डोनेशन किया, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए 80GG होता है, GGC, और अगर आपने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में किया है तो 80G होता है। उसके लिए अगर आपने डोनेशन की हुई है तो आपको 100% ऑफ दी डोनेशन अमाउंट मिलेगा या 50% मिलेगा, डिपेंडिंग आपने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को किया है। इनकी लिस्ट बहुत ईजिली अवेलेबल होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को 50% पे मिलना है या 100% पे मिलना है डोनेशन देने पर, प्रोवाइडेड इसके लिए एक कैप है कि आप अपनी सैलरी का 10% से ज्यादा डोनेट नहीं करेंगे। हम कमाते 10 लाख के, हमने 2.5 लाख रुपए का डोनेशन दे रखा है, जो कि जनरली फीजिबल नहीं है। आपकी जो कैपिंग होगी 1 लाख रुपए तक होगी, 1 लाख रुपए तक का अमाउंट ही एलिजिबल होगा फॉर डिडक्शन।
सो ये एक और ऑप्शन है जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज या अदर जो असेसीज हैं अपने टैक्स सेविंग्स में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है, जिसमें हमने एम्फेसिस दे करके सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए बात करी कि किस तरीके से वो अपने टैक्सेस को प्लान कर सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं टाइमली। ऐसा ना हो कि जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आए उस समय हम देखें कि हमें क्या इन्वेस्ट करना है, क्या प्लान करना है। नो, दैट विल नॉट बी यूजफुल बिकॉज विद दिस हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा, आपकी जानकारी में वृद्धि हुई होगी। इन केस आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे जूम लिंक पे हमसे जुड़ें और हमसे अपने सवाल पूछें। इसी के साथ थैंक यू बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बिजनेस पाठशाला लेकर आता है आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आपके एंटरप्रेन्योर के सपने को साकार करने में आपकी सहायता कर सकते हैं और बना सकते हैं आपको सफल उद्यमी। बिजनेस आइडिया के आज के सेशन में हम बात करेंगे पेपर अलाइड प्रोडक्ट्स के बारे में। आज का पहला बिजनेस आइडिया है पेपर नैपकिन। पेपर नैपकिन टिश्यू पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो साफ और साथ ही काफी हल्का होता है। इसे 4 बार फोल्ड करके स्क्वायर या रेक्टेंगल का आकार दिया जाता है। जंबो पेपर रोल से टिश्यू पेपर को बनाया जाता है और साथ ही साथ प्रिंटिंग द्वारा इसे और आकर्षक भी बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल हाथ या मुंह साफ करने के लिए किया जाता है। इसकी सबसे ज्यादा डिमांड केटरिंग इंडस्ट्री यानी कि होटल रेस्टोरेंट्स में होती है। इस बिजनेस के 250 से 3000 पैकेट्स पर डे बनाने के लिए आपको आवश्यकता है 700 से 1000 स्क्वायर फीट एरिया, 3 से 5 किलोवाट पावर कनेक्शन, 2 से 3 स्टाफ और 12 से 18 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, जिसके बाद आप अर्न कर सकते हैं 20 से 25% प्रॉफिट। अगला बिजनेस आइडिया है नोटबुक मेकिंग। नोटबुक एक ऐसी किताब है जो कई सारे पेपर या पेजेस से बनाई जाती है। इन पेजेस में लाइंस और मार्जिन्स भी हो सकती हैं या पूरा पेज खाली हो सकता है। नोटबुक कई प्रकार की होती हैं, नोटपैड, राइटिंग पैड, ड्राइंग बुक और लीगल पैड आदि। नोटबुक बनाने के लिए पेपर की शीट्स और नोटबुक के कवर को ग्लू करके बनाया जाता है। इनके साइज मार्केट में अलग अलग प्रकार के आते हैं। इनका इस्तेमाल लिखने या जानकारी को एकत्र करने के लिए किया जाता है। इस बिजनेस के लिए आपको आवश्यकता है 4500 स्क्वायर फीट एरिया जब हम नॉर्मल प्रिंटिंग मशीन की बात करते हैं। वहीं जब बात स्कूल नोटबुक ऑटोमेटिक मशीन की करते हैं तो 9000 स्क्वायर फीट एरिया की आवश्यकता पड़ती है। 50 किलोवाट पावर लोड, 20 से 25 मैन पावर और 110 से 130 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के साथ आप 20 से 25% प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है एग ट्रे। इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये अंडों को उठा सके। इन ट्रे में गड्ढे होते हैं जिनके कारण एग अपने आकार में सुरक्षित रहता है। ये एग के लिए एक सस्टेनेबल पैकेजिंग मटेरियल है। ये अंडों को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टूटने से बचाता है। इसे बनाने के लिए डुप्लेक्स पेपर का उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। एग ट्रे बिजनेस आइडिया में जब आपको 10,000 से 15,000 ट्रे पर डे बनानी हो तो आपको जरूरत है 1500 से 1800 स्क्वायर फीट एरिया की, जिसमें कि मशीनरी, सन ड्राइंग शामिल है। साथ ही साथ 35 से 45 किलोवाट पावर कनेक्शन, 5 से 6 मैन पावर और 30 से 35 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो, जिसके बाद आप कमा सकते हैं 15 से 20% प्रॉफिट। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी बिजनेस आइडिया की तरफ, जो है पेपर कप। पेपर कप रिसाइकलिंग के लिए एक स्वच्छ उत्पाद है जिसे निश्चित समय के लिए गर्म और ठंडे दोनों तरह के सर्विंग के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसे बनाने के लिए आपको खाद ग्रेड कागज का उपयोग करके प्लास्टिक या मोम से तरल पदार्थ को कागज में भीगने से रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। पेपर कप अलग अलग साइज के होते हैं, जैसे कि 50 ml या 250 ml। इसके चाय, कॉफी, सूप के लिए, पार्टीज, फंक्शन ऑफ पिकनिक आदि जगहों पर उपयोग किया जाता है। पेपर कप के लिए आपको जरूरत है 1000 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया, 5 से 7 किलोवाट पावर कनेक्शन, 5 से 6 मैन पावर, 10 से 12 लाख मशीन कॉस्ट और 20 से 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की, जिसके बाद आप कमा सकते हैं 20 से 25% प्रॉफिट। तो ये थे आज के बिजनेस आइडियाज। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब आप जूम सेशन से जुड़कर डायरेक्ट एक्सपर्ट से इंटरेक्ट कर सकते हैं।
जूम सेशन का लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स पे मिल जाएगा। धन्यवाद।